चलिए स्टार्ट करें। आज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, जैसा कि परंपरा होती है। पहली क्लास में आपको पढ़ना नहीं होता है, ये समझना होता है कि पढ़ा कैसे जाएगा। तो आज कुछ भी पढ़ना नहीं, लेकिन पढ़ा कैसे जाएगा ये समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। इसको कहेंगे आप इकोनॉमी, न कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आईएएस मेंस में पूछते हैं। हम पढ़ते हैं जीएस पर्पस से इकोनॉमी। अब आप कहेंगे ना कि मन में कि अंतर बताइए, दोनों में कुछ अंतर होता होगा। बहुत अंतर होता है। इसमें एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। जैसे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट एक गाड़ी का इंजन कैसे बना, कैसे चला, ये पढ़ रहा है, लेकिन आपको वो नहीं पढ़ना है। आपको जनरल साइंस पढ़ना है। आपने ऑक्टेन नंबर पढ़ लिया, आपका काम उससे चल जाएगा। आपको इतना गहराई में साइंस में नहीं जाना होता था। बिल्कुल वही स्थिति यहां भी है। सबसे बड़ी बात यह कि आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है। तो कैसे करना है, बेसिक से। आज आप पहला दिन अपना संस्था में मानकर शुरू करिएगा कि मेरा पहला दिन है। कैसे करना है? पहली आदत ये कि इसी मोबाइल फोन को, जो आपके पास कई समय तक रहता है ना, इसमें कोई एक न्यूज का ऐप खोल लीजिएगा, या ऐसे यूट्यूब पर जो भी आप यूज करते हो, आज की आर्थिक खबरें, इतना 5 मिनट लगता है, इसको देखने की आदत बना लीजिए पर डे। अब आप कहेंगे सर इसमें हमें क्या देखना है, तो बता दीजिए जरा। न्यूज़पेपर जब आप पाते हैं, उसमें प्रतिदिन सेंसेक्स कितना गिरा, कितना उठा, गोल्ड का रेट भी कभी कभी थोड़ा ये देख लीजिए। कभी कभी कुछ अजनबी से शब्द आने लगते हैं, ट्रेड वार क्या होता है, एक आध लाइन ये देख लीजिए, बस। और कुछ नहीं करना है। और एक चीज, जैसे हिस्ट्री में एक हमारे अंदर भ्रम है कि नाम, सन, ये सब आलतू फालतू की चीजें याद करते हैं, वही इतिहास है। वो एकदम इतिहास नहीं है। अगर आप मुझे एक भी सल्तनत कालीन शासक का नाम ना बताए, मुझे दुख नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये बता दिया कि सल्तनत काल में शासन चलता कैसे था, तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। न नाम है इतिहास और न सन है इतिहास। वैसे ही आंकड़े भी इकोनॉमी नहीं। बहुत से लोगों को लगता है सर बड़ा कठिन होता है, मैं भूल गया हूं या भूल गई हूं कि कितने % लोग, बजट में आपने लिखाया, आर्थिक समीक्षा में, खेती करते हैं। सैटरडे को लिखाया था ना, तो मैं कहां कह रहा हूं, याद करिए। 46.1% लोग खेती में लगे। मैंने कब कहा आपसे याद करिए? बिल्कुल मत करिए। इतना तो बता सकते हैं कि देश की आधे से थोड़ी ही कम जनसंख्या खेती में लगी है। दूसरे नंबर पे बताया था ना, सर्विस सेक्टर में 30% लोग, 1/3 से थोड़े ही कम लोग लगे हैं देश में सर्विस सेक्टर में। उसमें आपके पिताजी अगर डॉक्टर हैं तो वो भी आ जाते हैं, टीचर हैं तो वो भी आ जाते हैं, बैंकर हैं तो वो भी आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट चल रहा है उनका तो वो भी आ जाते हैं। अब बचे हुए 24% से थोड़ा ही कम लोग वो उद्योगों में लगे हुए हैं। तो आप मोटे तौर पे बताइए, आधे से थोड़े कम खेती में, 1/3 से थोड़े कम ये जो है सर्विस सेक्टर में, और 1/4 से थोड़ा ही कम उद्योगों में। खत्म हो गई बात। इससे अंदाजा लगेगा, इसे सीखना है। आप एक आंकड़ा मुझे न बता पाए, मुझे कोई गम नहीं होगा। ये बताइए सर जो खेती में लगे हैं उनकी ज्यादा आमदनी तो नहीं होती होगी, खेती नहीं है हमारे देश में लोगों के पास। मैं आपको लिखवाऊंगा आगे चल के। आज कोई क्लास नहीं हो रही, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। आज सिर्फ कैसे पढ़ना ये समझना है। तो कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं है, और क्लास शुरू भी नहीं हुई है। हकीकत में क्लास दूसरे तीसरे दिन से शुरू होती है। तो उस स्थिति में जरा ध्यान दें
भारत में औसतन एक व्यक्ति के पास 1.08 हेक्टेयर जमीन है। हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कहिए सर हमें इससे कोई मतलब ही नहीं, 1 हेक्टेयर बस याद है, और हर हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। 2.5 एकड़ जमीन एक भारतीय के पास है। तो सर इसमें राजस्थान की रेतीली जमीनें भी शामिल है और हमारे उत्तर प्रदेश की फर्टाइल लैंड भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह बड़ी फर्टाइल लैंड है। हाँ, दोनों शामिल। तो इसमें क्या आदमी कर पाता होगा? तो खत्म हो गई बात। आपने उत्तर दे दिया है कि अगर इनके परिवार को कोई बाहरी सहारा नहीं है तो इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। यही सब चीजें इसमें समझना, ये विषय समझने का होता है। एकदम आंकड़े याद मत करिएगा, लेकिन जैसे कुछ चीजें अपने आप से पूछिए। और पढ़ने का तरीका बस इतना होता है, क्लास में हर चीज 2 बार इंग्लिश में और 2 बार हिंदी में लिखाई जाएगी। तो आप टैली करा लिया करें कि आपने वही लिखा है कि कुछ अलग लिख दिया है। ये प्री के नोट्स हैं तो इसमें पॉइंट वाइज या लाइन वाइज लिखा करें, मेंस में पैराग्राफ वाइज और प्री में पॉइंट वाइज, जिससे कि रिवीजन होता चला जाता है। आप ही में से किसी बच्चे की जो अच्छी राइटिंग होती है, हर बैच में क्लास खत्म होने के बाद उसी की कॉपी ली जाती है और उसी को बाद में थोड़ा अपडेट किया जाता है, क्योंकि इकोनॉमी है भाई तो आंकड़े बदलते रहते हैं। तो मोटे तौर पे देखिए, उसी की कॉपी को अगर अपडेट करना है तो ये देखना है आपको जो अलग अलग अच्छे अपडेशन है ये। अब आपको क्या करना है कि ये जो लिखाया गया इसको घर जाइएगा, एक बार ऐसे ही पढ़ डालिएगा मोटे तौर पर, फिर दोबारा आप गंभीरता से फिर आंखें बंद करके उसको रिवाइज करिएगा, फिर आप उसी चीज को लिखने की कोशिश करिए और टैली कराइए क्या नोटबुक में वही लिखा है। निश्चित तौर पे का शब्द छूटा होगा, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा, ये छूट गया था कि उद्योग वाले क्षेत्र में 1/4 के आसपास लोग काम करते हैं, ये छूट गया था, फिर से दोहरा लिया। रिवीजन लिख के ही करिए, उसमें देर लगती है लेकिन शॉर्टकट से कोई फायदा होता नहीं। हम हल्की फुल्की तैयारी करेंगे, कई बार देना पड़ेगा। एक बार गहरी कर लेंगे, 1 साल रुक के देंगे एग्जाम, लेकिन हमारा निकल जाएगा। तो डिलेड हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, जो कर रहे हैं ध्यान से कर रहे हैं, ये आपका कर्तव्य होना चाहिए। चलिए कुछ बात और करते हैं। एक पुरानी कहावत है, यद्यपि बहुनाधीतम तम तद्यपि पठ व्याकरण। बेटा तुम बड़े समझदार हो लेकिन पढ़ा करो। संस्कृत का पुराने जमाने का श्लोक। जो पढ़ता नहीं ना, वो टीचर बर्बाद हो जाता है, वो फिर वही लफाजी करने लगता है, उलझुल पटांग के वर्ड बोलने लगता है। तो पढ़ना तो सबको चाहिए। तो आप कहेंगे ना सर आप जो बताएंगे, आपने कहा मोबाइल से अपडेट कर लिया करो अपने आप को। न्यूज़पेपर में आर्थिक वाला एक पेज होता है, उसको भी थोड़ा देख लिया करिए। मुझे कुल 2 से 3 मिनट लगता है उसको देखने में, क्योंकि उसके आंकड़ों पे मैं भरोसा नहीं करता हूं। आपसे बार बार बताएगी तो न्यूज़पेपर पे तो चर्चा आज में करनी नहीं है, लेकिन कुछ काम की चीज दिख जाती है। उस काम की चीज के लिए यही आपका मोबाइल जो है, इसमें गूगल नाम का एक वरदान आपके लिए है। तो जैसे ही वो काम की चीज दिखी, उस कंडीशन में उसी को गूगल पर क्लिक करिए। आपको कम से कम 20-25 उस पर आर्टिकल मिल जाएंगे, कम से कम 20-25। किसी कोचिंग का मत लीजिएगा, किसी कोचिंग का नहीं। वही होता है ना कि जल्दबाजी के चक्कर में पूरी तैयारी नहीं की, उन्होंने डाल दिया है। वो खुद तो कभी कभी उनमें तमाम है, आप जानते हैं ऑनलाइन के चक्कर में वो बंद हो रही हैं, लेकिन वो डाल देते हैं, वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। विकिपीडिया के भी आंकड़ों को सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों खारिज कर दिया, हम नहीं मानते। तो कहां से आंकड़े लेंगे? तो आपके मन में प्रश्न आएगा सर इस क्षेत्र के आंकड़े, तो आप मुझसे पूछ ले क्लास में। जो कंफ्यूजन है पढ़ाई से संबंधित बात के लिए टीचर हर क्षण उपलब्ध है। पढ़ाई से संबंधित बात के लिए आप नीचे पूछिए, पढ़ नहीं पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, उसके लिए भी खूब खुशी खुशी पूछिए। लेकिन आपने कहा कि सर सबसे ज्यादा आलू कहां होती है, ऐसा एक प्रश्न आया था, मैं कंफ्यूज हूं कहां से ढूंढूं। तो अब आप सुन लीजिए, अगर आपको अंदाजा ना हो तो आप लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसर बाई ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसको डाल दीजिए। कभी कभी आप ऐसे भी डाल सकते हैं
लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसर बाई, और नीचे आपने लिख दिया मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, उसको देख लीजिए। लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर बाई, कभी कभी सरकार ये सारी सूचनाएं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को देती है। अब वो ऑथेंटिक है, वो अगर गलत भी लिख गया होगा, किसी आयोग की हिम्मत नहीं है काट दे, उसको मानना पड़ेगा। तो ऑथेंटिक साइट देखने की आदत विकसित करिए। कभी कभी कुछ लोग बड़ी मेहनत कर लेते हैं। एक स्टेटिस्टा नाम की साइट बनी, उसने बहुत मेहनत की, सारे आंकड़े दे दिए। मैंने उसका खूब प्रचार भी बच्चों के बीच किया, बेटा क्लिक किया करो। अब उनको लगा हमने एक साख बना ली है, तो 1,51,000 रुपए सालाना उनके आंकड़ों को अगर आप चाहिए तो इतना पे करें, तो तुम अपने घर बैठो, 50 साइट पड़ी, हम कहीं से निकाल लेंगे, ऑथेंटिक हो बस। ये आदत एक मन में विकसित कर लीजिए। तो इसमें आपको कुछ जो है नहीं करना है, 2 से 3 मिनट पर डे अखबार का वो इकोनॉमी वाला पेज देख लिया, एक कोई टॉपिक उसमें आ जाएगा। ये ट्रंप किस बात पे जो है वो ट्रेड वार कर रहे हैं, क्या ड्यूटी लगा रहे हैं, एक कहानी के रूप में उसको देख लीजिए। असल में ये सारे देश कह रहे हैं जिनको ब्रिक्स बोलते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके बड़े देश हैं। अब थोड़ा अंदर परिवर्तन हो चुका जो आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये देश कह रहे हैं आपस में हम लोग अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करें। भारत रूस से कुछ खरीदना चाहता है तो उसको रुपया दे दे, और रूस भारत से भी खरीद रहा है तो रूबल दे दे, ऐसे कर ले तो डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी मांग घट जाती, मांग घट जाएगी तो कीमत भी गिर जाएगी, तो डॉलर की कीमत गिर जाएगी तो अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने कहा ठीक है, करके दिखाओ। तुम जैसे ही करोगे तुम्हारे सामान पर हम 100% ड्यूटी लगाएं, कस्टम को ड्यूटी बोलते हैं। 100% ड्यूटी मतलब $10 का सामान है, $10 और ड्यूटी लगाएंगे। अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सामान सबसे खरीदता है। वो किसी देश को अगर तिरछी निगाह से देख लेगा, हमारा तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ही अमेरिका को है, और अगर हमारे सामान को उसने दुगना महंगा कर दिया तो सामान की वहां खरीद कम हो जाएगी, अब हमारे उद्योग तबाह हो जाएंगे, हमारा एक्सपोर्ट गिर जाएगा। तो ये ट्रेड वार की शुरुआत है। इतना समझने में कितना समय लगा आपको? 2 से 3 मिनट। और बाकी करंट की क्लास में सब बातें होती रहती हैं। ये विषय अपडेशन वाला है। इस विषय में आपको हर साल तो छोड़िए, हर महीने, हर करंट की क्लास में अपने नोट्स अपडेट करने होते हैं। तो इसमें अपडेट करने के लिए तैयार रहिए। अब रही बात ये कि न्यूज चैनल की जगह आपने तय किया कि हम सर इससे 2 मिनट का सहारा ले लिया करेंगे, डाल देंगे आज की प्रमुख आर्थिक खबरें आ गई, इकोनॉमिक न्यूज, और अखबार का 2 मिनट वाला वो पेज देख लेंगे, डॉलर और रुपए का रेट क्या है वो देख लेंगे, कोई बड़ी घटना है, हमारे अखबार इस तरीके की चीजें दिखाते नहीं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी देख लीजिएगा। और ये बड़ी रुचिकर चीजें इकट्ठा करिए। फिर भी किताब होनी ही चाहिए। जिस कंप्यूटर के पास किताब नहीं है, चाहे आप सिर्फ एक दिन एक जिद करिए, किसी एक किताब का एक पेज पढ़ के देखिए, उस दिन से आपको अपने अंदर ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि आप जैसे यहां से जाएंगे, जैसे मैं कह दूं अब ये टॉपिक बच्चों खत्म हो गया, भारतीय कृषि अब खत्म, उस दिन उठाइएगा किताब, और उसके बाद आपको लगेगा किताब पढ़ने की बात ही अलग है। क्लास में जो चीजें कही गई थी, हमें उसमें से तमाम के नए नए पहलू भी यहां पता चल रहे हैं। किताब का कोई विकल्प नहीं होता, प्रिंट मैटर वरदान है हमारे लिए। तो आप कहेंगे सर किताब कौन सी लेनी है? अब ये किताब एज ग्रुप के अनुसार लेनी है। अजीब सी बात है, एज ग्रुप के अनुसार लेनी है। हाँ, अगर आप 24 के अंदर हैं, आईएएस ही बनना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी तक आपने क्लास में एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, एक बार टेस्ट में नाम नहीं आया, अगर जग गए तो भी रिजल्ट आपका है, बस जग जाना जरूरी। तो 24 के अंदर हैं और आईएएस ही बनना चाहते हैं, तो आप ध्यान देंगे। रुद्रदत्त और सुंदरम या
मिश्रा एंड पुरी, इनकी किताब में से कोई एक ले लीजिए। अब आप देखते ही डर जाएंगे, इतनी मोटी मोटी किताबें। सर इतनी मोटी किताब? आप नीचे रख दीजिए ऑफिस पे कि सर मैं अभी क्लास में से जब लौटूंगा या लौटूंगी तो इसमें टिक लगा दीजिएगा। मैं पेंसिल से सिर्फ 10 चैप्टर की टिक लगाऊंगा, सिर्फ 10 चैप्टर, कुल 100 पेज। 1200 पेज की किताब में आपको सिर्फ 100 पेज पढ़ना है, वो भी 30 दिन में पढ़ना है, पर डे 3 पेज बैठा। आप पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। अगर आपको आईएएस बनना है और आप 24 से कम है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति 24 के अंदर ही यहां आ गया। आप कहते हैं सर मेरी एज ज्यादा है, 26-27 हूं, या मैं सर्विसमैन हूं, या मेरे पास दिक्कतें बहुत है, मैं नहीं इतना समय दे सकता हूं कि 4 पेज किताब की पढ़ूं। सीरियसली अगर 10 मिनट एक पेज में लगा, 40 मिनट लगा, मुझे कुछ और सरल बता दीजिए। तो आप लाल एंड लाल की किताब ले लीजिएगा, ज्यादा मोटी नहीं है, इसकी चौथाई होगी 1/4। पता कर लीजिएगा अभी शायद इंग्लिश वर्जन आया है कि नहीं। और एक चीज, लेटेस्ट बुक ही लीजिएगा। इकोनॉमी है ना, हिस्ट्री में कुछ नहीं बदलता, ज्योग्राफी में भी जनरली ज्यादा नहीं बदलता, पॉलिटी में भी साल भर में 1-2-3 संविधान संशोधन हो जाते हैं, लेकिन यहां बहुत बदलता है। यहां इतना बदलता है कि आज शुरू किया 20 फरवरी को, अगर मान लेते हैं कि 20 अप्रैल तक यही चल रहा होगा, तब तक करंट की क्लास में आप देखें कितने आंकड़े बदल चुके हैं। तो अपडेशन की इसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसके नोट्स हर बैच के बच्चों को जिनकी अच्छी राइटिंग होती है उनको देख लिया जाता है, बेटा ध्यान से लिखना, छूटना ना चाहिए, और मुझे नोट्स दे देना बाद में। वही फोटोकॉपी करा के अपडेशन कराया जाता है बच्चों का। तो लेटेस्ट बुक ही लीजिएगा। आप कहते हैं सर मेरे पास इतना समय भी नहीं है, मैं ये भी नहीं करना चाहता हूं, नोट्स में ध्यान से पढ़ूंगा, और क्लास में जब आप पढ़ा रहे होगे तो मैं आपकी तरफ ऐसे देखूंगा कि एकदम गिद्ध दृष्टि से, कि आप मुझे देख के 10 गुना ज्यादा बताने की इच्छा करें। तब आप कुछ मत करिएगा, मार्केट में ढेर सारे पब्लिकेशंस की, जैसे प्रतियोगिता दर्पण की एक अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक आता है, एडिशनल बोलते हैं, मंथली नहीं, एडिशनल। किसने किसने नाम सुना है इस तरीके का? बस उतना ले लेना है। अगर आप कह रहे हैं सर मैं ये नहीं कर पाऊंगा, सीधी सी बात है, तो प्रतियोगिता दर्पण का वो अतिरिक्तांक ले लीजिएगा, अभी मत लीजिएगा, आप 10 दिन बाद लीजिएगा। क्यों भैया? बजट 25-26 इसमें है क्या? ऊपर ही लिखा रहेगा। वो थोड़ा प्रतियोगिता दर्पण का जो मंथली वर्जन आता है ना, उसका दुगना मोटा होता है, बस वो ले लीजिएगा। मैंने जैसे प्रतियोगिता दर्पण की बात कह दी, कभी कभी क्रॉनिकल वाले भी निकाल देते हैं। एक शिकायत रहती है, यद्यपि वो लोग तो हम लोगों को भेजते रहते हैं अपने अतिरिक्तांक वगैरह, लेकिन एक शिकायत, प्रेजेंटेशन ऐसा हो कि प्री तो आपका निकले, मेंस भी निकले, वही चीज 2 बार नहीं दोहरानी। एक बात समझा दी, फिर दूसरी बात। और बुकिश तो कभी नहीं होना है। मैं आपसे जीडीपी पढ़ा के पूछूंगा, व्हाट इज जीडीपी, बुकिश होना ही नहीं। आप कहेंगे सर जैसे हमारे घर की आमदनी होती है ना, माताजी टीचर हैं, पिताजी बैंक में हैं, भाई हमारा सेल्समैन है, तीनों की आमदनी मिला के हमारे घर की आमदनी, ऐसे हमारे देश की भी आमदनी खेती से, उद्योग से और सर्विस सेक्टर से आती है। साल भर में जो हमारी आमदनी आई वो हमारे देश की जीडीपी, खत्म। वो डेफिनेशन यहां आपको देनी ही नहीं है। किसी देश की भौगोलिक सीमा में एक वर्ष में प्राप्त समस्त आय जो उत्पादन और सेवा से अंतिम रूप से अर्जित किया गया वो जीडीपी। अरे भैया ये फट जाएगी ना, इससे नहीं हमें पढ़ना है वो वाला, सरल भाषा में बात बतानी। आप मुझसे पढ़ते समय बस ये सीखेंगे सर ये अंतिम रूप क्या लिखा है। किसान ने कॉटन बेचा, 100 रुपए मिले, कॉटन से सूत बना फाइबर, और वो फैक्ट्री वाले को बेचा गया, जिसने बना के बेचा फिर उसको 200 रुपए मिली। फैक्ट्री वाले ने उससे कपड़ा बुनकर थान तैयार कर दिया और वो बेचा किसी रिटेलर को, 500 रुपए मिली। रिटेलर ने उससे शर्ट बना ली और आपको बेच दी 1500 की, तो उसको 1500 मिली।
तो इसमें इतनी बार जो एक शर्ट के लिए लेन देन हुआ वो सिर्फ एक बार जोड़ा जाएगा, अंतिम बार। शर्ट की कीमत 1500 रुपए, अंदर की सारी कीमतें उसी में जुड़ गई, एक बार वो जीडीपी। और जब कभी निकले, जैसे कल पेपर में निकला कि भारत का शेयर मार्केट अब इतना ज्यादा धनी हो गया है, उसमें 3 देशों के नाम लिखे थे, इनकी जीडीपी से भी ज्यादा धनी हो गया। तो शेयर मार्केट जीडीपी में जुड़ता ही नहीं, याद रहेगा, शेयर मार्केट जीडीपी में जुड़ता ही नहीं। ये वैसे ही बात हो गई। मैं आपसे पूरा बताऊं कि इस समय यूएसए की जो इकोनॉमी है $25 ट्रिलियन है। ट्रिलियन समझने के लिए साइंस तो अटेंड किया नहीं, साइंस से तो कोई लगाव प्रेम रहा ही नहीं, कि कम से कम जनरल साइंस तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते। जाने दीजिए, बीत गया सो बीत गया। ट्रिलियन का अर्थ होता है कि 10 के ऊपर 12 बार जीरो, 10 के ऊपर 12 बार जीरो। 1000 अरब को 1 ट्रिलियन बोलते। भारत की इकोनॉमी मोटे तौर पे 3.5 ट्रिलियन है, अमेरिका की 25 ट्रिलियन मोटे तौर पे। मैंने कहीं भी डेसिमल डिजिट यहां जरूरी था इसलिए कर दिया, अमेरिका वाले में सीधे 25 बता दिया, कहीं मैंने 24.7 नहीं बोला है, ऐसे ही आपको भी तैयार करना है। तो अमेरिका की इकोनॉमी $25 ट्रिलियन है। अब उस समय अचानक कोई कहने लगे, अरे कुबेर का खजाना मालूम है कितना बड़ा होता है, कुबेर का खजाना अमेरिका के जीडीपी से 1000 गुना ज्यादा है। तो कोई भी डांट देगा तुम मूर्ख हो क्या, कुबेर का खजाना एक माइथोलॉजिकल चीज है, अमेरिका की इकोनॉमी एक ठोस चीज है, उसकी चर्चा करो ना। तो जीडीपी को जब भी कैलकुलेट करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज का धन उसमें जोड़ा ही नहीं जाता। आपके पिताजी की, दादाजी की पेंशन भी नहीं जोड़ी जाएगी, जीडीपी में पेंशन भी नहीं जोड़ी जाएगी, तो वो क्यों जोड़ रहे? तो इस तरीके से बहुत सरल सरल चीजें। प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक 10 दिन बाद जब उसमें बजट वाला हिस्सा आ जाए तो ले लीजिएगा, इनमें से कोई एक कुछ भी इकोनॉमी से रिलेटेड हो रहा हो, बस एक नजर रखनी। घर जाते ही नोट्स को कोशिश करिएगा लिख लिख कर ही रिवाइज करिए, यहां वही लिखिएगा जो आपको बताया जाए, आंकड़े भूल जाए कोई चिंता नहीं। लेकिन जब मैं आपको कृषि पढ़ाऊंगा, एग्रीकल्चर, तब आपको मैं बताऊंगा एक है हरित क्रांति, एक ग्रीन रेवोल्यूशन, एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग या कार्बनिक खेती, और एक नेचुरल फार्मिंग। अब मन में प्रश्न उठेगा सर क्या अलग अलग है क्या? बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल भाषा में अंतर याद कर लिया। खूब रासायनिक खाद यूज की गई, खूब सिंचाई की गई, ठीक, नो केमिकल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कोई केमिकल नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो गांव में तालाब है उन्हें पानी भर लेंगे, उसी से सिंचाई करेंगे। इसमें क्या है, एक लाइन का अंतर, केमिकल इसमें भी नहीं है, लेकिन गाय का गोबर और गाय का गोमूत्र वो ले लिया, से सब कुछ वही। तो एक अंतर। अब ये बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं, इन्हीं से वो एक प्रश्न बना देंगे। आजकल एक और रीजनरेटिव फार्मिंग आ गया, रीजनरेटिव फार्मिंग, चौथा कॉन्सेप्ट। ये क्या है रीजनरेटिव फार्मिंग? बस जो भी करो मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे, उसमें सबसे ज्यादा फोकस मिट्टी पे। तो एक स्टेप और आगे आ गए। इनका अंतर दिमाग में रहना चाहिए। खत्म हो गई बात। तैयारी मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक बड़ी सीधी सी बात है कि मेहनत का तो कोई विकल्प नहीं, कोई शॉर्टकट मेरे पास नहीं है कि मैं आपको कोई 100 या 150 क्वेश्चन बता दूंगा उसी से सब आ जाएगा। टॉपिक पढ़ा जाता है और उससे कितने प्रकार के क्वेश्चन संभावित हैं ये आपको तय करना है। और ये जो 10, 20, 30 के टेस्ट होते हैं, जो आपका टेस्ट मान लेते हैं कि 1 मार्च को करेंगे क्योंकि 30 तारीख तो होगी नहीं फरवरी में, तो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो सरल होते हैं, वो गलत ना करिएगा। जब ये क्वेश्चन लगातार सही होने लगते हैं तो ये जो पीसीएस के एग्जाम के पहले 10 टेस्ट हर संडे को 150-150 क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप सही होने लगते हैं।
सरल चीज कभी गलत मत करिएगा। तो ये इसको पढ़ने का तरीका रहेगा। अब चलिए थोड़ी सी बातें और करते हैं। ये विषय बहुत दिनों से लोग नहीं पढ़ रहे हैं, नया विषय, जितने विषय जन्मे हैं उनमें नया विषय है। इसका जन्म भी 1776 में हुआ है और जन्मदाता एक स्कॉटिश, इंग्लैंड का ही हिस्सा है, स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा, इंग्लैंड के पास सटा हुआ, वो एडम स्मिथ को माना जाता है। तो हम क्या कर रहे थे जब हमारे यहां 2300 साल पहले अर्थशास्त्र लिखा गया? यही अंतर करना है। अर्थशास्त्र इकोनॉमी की किताब नहीं है, एथिक्स की किताब है। एथिक्स, कैसे खाओ, कैसे उठो, कैसे जियो, ये बातें हैं उसमें। इकोनॉमिक्स की चर्चा नहीं है उसमें। इकोनॉमिक्स चीज है टैक्सेशन की, पॉलिटी की, ये सारी चर्चा है। इसके जन्मदाता एडम स्मिथ, लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। मोटे तौर पे कहिए तो आज लगभग 250 साल होने वाला है, अगले साल 250 साल हो जाएगा। तो आज की जो इकोनॉमिक्स है उसके जन्मदाता माने जाते हैं पॉल एच सैमुएल्सन। इनको नोबेल मिला है 1970, नोबेल। जब इनको नोबेल मिला उसी समय उस व्यक्ति को भी नोबेल मिला जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन को जन्म दिया था, नॉर्मन बोरलॉग। इनको इकोनॉमिक्स का मिला और नॉर्मन बोरलॉग को जो नोबेल मिला वो पीस का मिला है। अजीब सी बात है। तो साइंस का नहीं मिला कि मेडिकल साइंस में बॉटनी वाले हिस्से में मिल गया हो, नहीं। इकोनॉमिक्स का भी नहीं मिला, नहीं। पीस का नोबेल मिला है। क्यों? नॉर्मन बोरलॉग ने एक ऐसी चीज की खोज कर ली, दुनिया की उससे बड़ी औषधि कोई आज तक बनी ही नहीं, अनाज। इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ लेंगे ना तो आपका व्यक्तित्व अलग हो जाता है। नेशनल मूवमेंट, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी करंट के साथ मिलाकर दिमाग में धंस गया, व्यक्तित्व ही बदलने लगता है। तो दुनिया में सबसे बेहतरीन दवाई क्या है? अनाज। दुनिया का सबसे बुरा रोग क्या है? गरीबी। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी। खत्म हो गई बात। इकोनॉमिक्स से ही भावना आपके अंदर देगी। तो महिलाओं को मजबूत करना है तो क्या कर दिया जाए? पढ़ा दिया जाए। वो बच्चे उत्तर देते हैं। आप क्या बताएंगे? आत्मनिर्भर बना दिया जाए। पढ़ी हो, अति उत्तम। आत्मनिर्भर होने से तमाम गुण आ जाते हैं। बुद्धि का अभाव तो पहले भी नहीं था ना, लेकिन पराधीन थी। आत्मनिर्भर हो गई तो और दुनिया को समझने लगेगी। आत्मनिर्भरता की बड़ी कीमत दुनिया लेती। छोटा सा काम करने जाइए आप, दुनिया को पढ़े कितना समझने लगते हैं। और अगर कोई शिक्षित आत्मनिर्भर महिला है तो फिर उससे ज्यादा ताकतवर कौन होगा। तो आपके बोलने के तरीके में बदलाव आ जाएगा। ये भारत में इस विषय को एमजी रानाडे ने जन्म दिया है, महादेव गोविंद रानाडे। 1901 में उन्होंने किताब लिखी इसकी। तो 1901 के पहले हम पढ़ते ही नहीं थे इस विषय को, जानते ही नहीं थे क्या है। तो बहुत अजीब अजीब बात लग रही है। ये पहली 3 लाइन ही सिर्फ आप लिखेंगे, फिर मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं। ठीक, चलिए लिखिए। अर्थशास्त्र के जन्मदाता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जन्मदाता, एक स्कॉटिश, स्कॉटलैंड के एक स्कॉटिश एडम स्मिथ। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्कॉटिश एडम स्मिथ। आप पूछने पे मुझसे यही बताएंगे उस किताब का नाम। उन्होंने एक किताब लिख दी थी, द वेल्थ ऑफ द नेशंस। यही इकोनॉमिक्स की पहली किताब। लेकिन अब आप अलग क्लास में बैठे हैं, एसएससी की तैयारी के लिए नहीं बैठे हैं, थोड़ा ऊपर लेवल है। तो अब थोड़े दिन में लिख लिख कर तैयार कर लीजिएगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस।
बोला ये जाता है द वेल्थ ऑफ नेशंस, लेकिन पूरा नाम आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक, अर्थशास्त्र के जन्मदाता एक स्कॉटिश एडम स्मिथ, स्कॉटिश एडम स्मिथ इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। 1706, लाइन बदल लीजिएगा अगर रिवीजन सही करना चाहते हो। पैराग्राफ में भूल कर नहीं लिखा जाता मेंस के लिए। अभी मैंने एक अच्छे बच्चे को टोका, जब मैंने देखा परफॉर्मेंस उसकी इतनी गड़बड़ होती चली जा रही है, बच्चा अच्छा है, तो फिर मैंने कहा जरा नोट्स दिखाओ, तो पता चला कि वो प्री के नोट्स भी पैराग्राफ में लिख रहा है। एक और लड़का है लेकिन उससे उतना उम्मीद नहीं थी, वो एसएससी के बैच का है। उस एसएससी के बैच के लड़के ने एक पेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब लिख डाला है, एक पेज में। भैया पेज मत बचाओ, जिंदगी बचाओ। लाइन बदलते जाइएगा और तुरंत पेंसिल लेकर बैठिए। किताब का नाम आंख मुदा और द वेल्थ ऑफ नेशंस हो गया, लिखी 1776 हो गया। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता पॉल एच सैमुएल्सन हो गया। भारतीय इकोनॉमिक्स के जन्मदाता एमजी रानाडे, और किताब का नाम एशिया ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स हो गया। अब ये ऐसे याद होगा, तो लाइन बदलते रहिएगा। अब ये बार बार मुझसे मत कहलवाइएगा। उन्होंने 1776 में अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक लिखी। ही रोट वेरी फर्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, वेरी फर्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1776। अब आपके लिए दो विकल्प है, सरल नाम पहले लिख लीजिए, लेकिन ब्रैकेट में पूरा नाम एक बार फिर लिखिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस। मैं पूछूं तो यही बताइएगा, लेकिन मालूम तो दूसरा वाला भी होना चाहिए। पूरा नाम लिखें, एन इंक्वायरी इंटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस आदमी ने ऐसा क्या कह दिया ये आज हमें बताने नहीं, क्योंकि आज हमें क्लास पढ़नी नहीं है, आज तो हम सिर्फ समझ रहे हैं। ठीक, इसको मैं कल बताऊंगा कि क्या कह दिया। आज क्लास है नहीं, इसलिए आज नहीं बताया जाएगा। फिर लिखें, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक पॉल एच सैमुएल्सन माने जाते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक पॉल एच सैमुएल्सन माने जाते हैं। ये क्यों सामने रखा जाता है मालूम है? जिससे कि आपको ऑडियो वीडियो दोनों का अनुभव रहे। नहीं यार, सर ने दिखाया था कुछ, ये व्यक्ति पॉल एच सैमुएल्सन है, इसलिए ऐसा किया जाता है जानबूझकर, जिससे कि आपकी पूरी कंसंट्रेशन, पूरे फोकस को ये पा सकें। सैमुएल्सन साहब, इनके विषय में सिर्फ इतना जब आप देखेंगे ना, तो थोड़ा सा ये देखिए। ठीक, वो वाली बात, नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस 1970, इतना दिमाग में आ गया। अभी बार बार नहीं एक एक लाइन के लिए किया जाएगा, हर बार नेट ही खोला जाता रहे। ये टेंडेंसी आप में जगे, इसलिए प्रयास किया जाता है। ठीक, और ये इनका देखिए कंट्रीब्यूशन है। अब आप मुझसे कल पूछेंगे, सर इनका कंट्रीब्यूशन क्यों है, आधुनिक के जनक क्यों है, तो वो कल बताऊंगा। अभी तो पहली 3 लाइन लिख के आपको फिर से पेन रख देना है। लिखें, आधुनिक इतिहास के जनक पॉल एच सैमुएल्सन है। पॉल एच सैमुएल्सन इज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इतिहास शब्द में बोल गया, इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक, या भारत में अर्थशास्त्र के जनक, कैसे लिख लीजिए, भारत में अर्थशास्त्र के जनक
एमजी रानाडे हैं। एमजी रानाडे हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया। इन इंडिया इज एमजी रानाडे। एमजी रानाडे है। बस अब कुछ नहीं करना है आपको। रानाडे साहब की ये बुक अमर हो गई और बच्चों ये डेट इसमें गलत है 1906। ये रिवाइल्ड वर्जन की डेट है, 1901 की किताब है, ध्यान रखिएगा। अब इतना दिमाग में रखना है बस, एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, बस ये लिख लेना है, एसेज ऑन। और एक चीज ये, पहले दिन से ही एक एक लाइन दिमाग में सेव हो रही हो जरूरी नहीं है, किसी को हो जाती किसी को नहीं होती। तो कोशिश करें कि हम साल भर में ये स्थिति अपने अंदर ला देंगे। इसमें हताश होकर नहीं छोड़ देना, उसने 6 लाइन बताई मैं तो एक भी नहीं बता पाया, तो मैं मेहनत करूंगा ना। तो लिख लीजिए एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स। एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, क्लियर? बस आ जाइए, खत्म करिए, अब आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। ये याद रखिएगा, बड़ा फैक्चुअल मैटर था। मालूम है, एक कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूं। एक घटना न घटी होती तो आज ये विश्व ऐसा न होता, न मेरे पास ये पेन होता, न ये माइक होता, न ये होता, बल्कि कहीं मैं एक ऊंचे से चबूतरे पे बैठा रहता, बड़ी सी चुटिया होती, लड़के तो शायद होते क्लास में, लड़कियां न होती, और मुझे घेर के बैठे होते और वही संस्कृत नुमा हिंदी में बात कर रहे थे। जी गुरुदेव, आपने बहुत अच्छा प्रवचन दिया गुरुदेव। पुराना जमाना था, एक छोटी सी घटना ने पूरी दुनिया बदल दी। अब उसी घटना को देखेंगे। ये हमारी पुरानी दुनिया है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। कुछ नहीं जानता था मनुष्य, वो सोचते थे कि धरती चपटी है। आप देखते होंगे जियोग्राफी भी इसी घटना से पढ़ते हैं, पॉलिटी भी इसी घटना से पढ़ते हैं, इकोनॉमी भी इसी घटना से पढ़ते हैं। तो इसका मतलब उस एक घटना ने पूरी दुनिया को बदल दिया, सब क्षेत्र में बदल दिया। यही दुनिया थी। ये यूरोप तब ऐसा नहीं था। 800 ईस्वी का जो यूरोप था, इन लोगों के कपड़े, इन लोगों का रहन सहन, रंग जरूर अच्छा है इनका, हमसे ही, भाई हम लोगों को तो ये हीन भाव से ही देखते रहे हमेशा, लेकिन रहन सहन हमसे गया गुजरा था। जब हम लोग अपना स्वर्ण युग बिता चुके थे, तब भी ये लगभग जंगली जीवन जी रहे थे और 5 जरूरी चीजें यहां से लेते थे। 5 जरूरी चीजें, मसाले, स्पाइसेस, उसके बगैर तो जी ही नहीं सकते थे। जैसे आप आम को काट के रख दीजिए, अगले दिन सड़ जाएगा, लेकिन अगर आप आम को काट कर उसी मसाला डाल के अचार यूज करिए, 2 साल पुराना अचार भी घर में काम करता है। तो ये स्पाइसेस ही बहुत जरूरी था। यहां बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता था, इतना आप देखते होंगे अमेरिका वगैरह में स्नोफॉल की खबरें कैसी आती हैं। सड़क भर जाती थी, खेत पूरी तरीके से स्नो से बर्बाद हो जाते थे, दरवाजे बंद हो जाते थे, तो घरों में ये लोग झरोखे रखते थे, रोशनी तो आती रहे। महीने महीने भर घर के अंदर कैद हो जाती थी। खेत खत्म तो फिर क्या खाएंगे, अपने जानवर को क्या खिलाएंगे, तो अपने जानवरों को मार कर उन्हीं की लाश में हमारे स्पाइसेस डाल के उनको सुरक्षित रख लेते थे कि सड़ न जाए, तो कम से कम 2-4 महीने खाएंगे। तो ऐसे जी रहे थे लोग। कपड़े हमसे लेते थे, हमारे यहां से जाता था, और जड़ी बूटियां हमसे लेते थे। सभी एलोपैथिक दवाइयां आए नहीं थी। उसी प्रकार से लोहा हमसे लेते थे। इतना बेहतरीन लोहा हम लोग इनको दे देते थे कि उस लोहे के दम पे तो पूरी दुनिया इन्होंने जीत ली थी। जिसको बोलते हैं ना दमिश्कश सोड। जब फिल्म देखें तो फिल्म में भी काम की चीज सामने लाएं कि ये चीज कहां दिखाई, याद है? ये दमिश्क की तलवार, फिल्म याद आ गई होगी। आप भी अपने विषय में कुछ ऐसी पहचान बनाइए। हाँ अच्छी है, लेकिन हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। याद आया? ये किसी फिल्म का डायलॉग है।
ये हमारे गोलकुंडा के लोहे से बनी तलवार है, पेड़ की पेड़ काट डालती थी। और इससे अच्छी तलवार बस एक जगह बनती थी, जापान में। कभी आप इनको देखिएगा, ये लोग तो पूरी दुनिया पे राज करते थे, तलवार इनसे अच्छी तो कोई चला ही नहीं पाता है। ये सामुराई है, इनसे अच्छी कोई नहीं चलाता है। जापान एक टापुई देश, ये सामुराई है। कभी इनको वीडियो पे देखिए, ये सब देखिए, तब यूट्यूब वरदान लगेगा आपको, तब गूगल तो लगेगा महान है। तो हमसे लोहा ले जाते थे। उसी प्रकार से ये लोग हमारे ही देश से अपने जीवन की बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी कर लेते थे। आते कैसे थे? तो आते ऐसे थे, एक ये सिल्क रूट था बच्चों, ये सिल्क रूट पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रूट। ऐसे चीन वालों ने बनाया था। चीन का प्रोडक्ट, ये लोग अजीब से हैं, अभी भी देखिए प्रोडक्ट तैयार करके पूरी दुनिया में खुद पहुंचा रहा है। इकोनॉमी में ही मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, जियोग्राफी में भी बताया था। एक रेल लाइन ऐसे लेकर गया है ऐसे, और यहां तक पहुंचा दिया है, 13,500 किलोमीटर लंबी। वहीं से प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, वहीं सब पहुंचा दे रहा है। अब बैठे बैठे प्रोडक्ट मिल रहा है। रसिया इसको हमारी तुलना में 30% कम दाम पे पेट्रोल दे रहा है। क्यों जानते हैं? रसिया के जहां जहां तेल कुएं ना, सब जगह से उसने ऐसे लाइन बिछा रखी, पाइप लाइन, भैया सीधे दे दो। तो रसिया भी कहता है यार अच्छा बड़ा खरीदार मिल गया, वो भी घर बैठे बैठे ले रहा है। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए। तो उस परिस्थिति में इस सिल्क रूट से लोग आते जाते थे। कनिष्क जब राजा बना तो कनिष्क ने सिल्क रूट को भारतीयों को सौंप दिया। हमारे पूर्वज बड़े होनहार थे, 500 ईस्वी के पहले वाले, 500 ईस्वी के पहले वाले। जब भी मैं बोलता हूं ना बुजुर्गों के साथ समय बिताओ, तो फिर मैं बड़े गर्व से कहूंगा वो बुजुर्ग हमने देखे। उनके बाल ही नहीं पके थे, उनका जीवन भी पका हुआ था। हम लोग जब 10 और 20 साल के थे, तब के जो 80 वर्ष के थे वो अद्भुत थे। तो उस स्थिति में कनिष्क ने हमको दे दिया। हमारे पूर्वज करते क्या थे? चीन वालों से ही मिल लेते थे कंधार में। कहां जाओगे वहां तक, हमको दो। और लेकर पहुंचाने लगे यूरोप। हमारा कब्जा हो गया सिल्क रूट पर। ये देश कभी कभी ऐसे व्यापार करते थे। ध्यान रखिए, कैस्पियन सी से ईरान उतरे और सिल्क रूट का हिस्सा बन गए। ऐसे एक छोटा मार्ग और था, किसको मालूम था कि आगे चल के यही पूरी दुनिया को बदलने वाला है। ये जो इटली वगैरह के देश थे, ऐसे पहले समुद्र से आते थे नाव लेकर। सुएज कैनाल तो बनी नहीं थी बीचों बीच, तो यहीं अपनी नाव छोड़ देते थे, एक बैलगाड़ी लेकर यात्रा 100 मील की तय करते थे। फिर यहां एक नाव पकड़ते थे, ऐसे भारत चले जाते थे। इसमें एक दिक्कत थी, कई बार लोडिंग अनलोडिंग करनी पड़ रही है ना, इसलिए ये भी कम चर्चित था। सबसे ज्यादा चर्चित यही सिल्क रूट हुआ करता था जी, और सब काम चल रहा था। अगर कोई बड़ा झंझावात ना हो तो दुनिया बदलती ही नहीं है, सब कुछ स्मूथ चलता रहे। लेकिन 1100 ईस्वी के आसपास से दुनिया बदलने लगी। इस इलाके में एक धर्म इस्लाम के नाम से उठा और इस इलाके में ईसाइयत के नाम से। ये आपस में लड़ने लगे। इसी को क्रूसेड कहते हैं, क्रॉस और क्रीसेंट। ईसाइयत का क्रॉस और इस्लाम का अर्धचंद्र, इनकी लड़ाई क्रूसेड कह ली। तो ऐसी स्थिति में पूरा रास्ता डिस्टर्ब हो गया, जरूरी चीजों के लिए परेशान होने लगे। कुछ राजाओं ने नियम बनाए, भैया एक काम करो, जैसे कोई सिल्क रूट पे आ जाए तो उसको टच मत किया करो, तुम्हारा भी सामान नहीं पहुंच पाएगा, हमारा भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अब जो लड़ाई लड़ रहा है वो मेडिकल रहा है, तो किसी की मानेगा क्या? जब उसको लगा पैसे कमी लूट लिया किसी काफिले को, तो ये बंद हो गया। अब देखिए हमारे हाथ से सत्ता छीन रही है। अब तक हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं। अब तक दुनिया का 1/3 धन इसके पास, 1/3 धन इसके पास। मैंने आपको कई बार
वो ग्राफ दिखाया है। आज आपको उस ग्राफ को समझने में ज्यादा मदद मिलेगी। अब ये दुनिया बदल रही थी। अब तक भारत और चीन ही सारी जरूरतें पूरी कर देते थे। ये आपको मिल जाएगा, गूगल पे डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। येलोइस हमारा है, रेडिस चाइना का। आप देखिए 20 के आसपास से शुरू हुआ और ये 90 के थोड़ा पहले खत्म। तो दुनिया का 2/3 वेल्थ इंडिया और चाइना के पास 1000 ईस्वी तक मौजूद है। देख रहे हैं, ये ईयर है और ये वेल्थ। लेकिन बस इसी एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। और अब क्या हुआ, ये लोग जरूरी चीजों के लिए परेशान हो गए। इनको हमारी जरूरत थी और ये रास्ता इनका बंद था। ये सामान, ये लोग जो मसाला पहले सस्ते दर पे पा जाते थे, कपड़ा सस्ते दर पे पा जाते थे, जेम्स एंड ज्वेलरी हमसे ले लेते थे, हमसे लोहा ले लेते थे, हमसे जड़ी बूटी ले लेते थे, हम सिर्फ घोड़ा लेते थे और कुछ लग्जरी आइटम। हमारे पास पैसा बहुत था तो ये लोग शीशे के और तमाम चीजें लेकर आते थे, तो हम लोग वही ले लेते थे, मनचाही कीमत दे देते थे। तो अब ये लोग तरसने लगे, बिना मसाले के तो जी ही नहीं सकते। तो ऐसे में फिर स्पेन का एक शहजादा था, फर्डिनेंड, उसके मन में बात आई कि दुनिया समुद्र से घिरी हुई है, एक बार समुद्र से भारत को खोजते हैं। तो भारत नहीं खोजा गया, लोहा के लंबा पड़ जाता। अब आप द वेल्थ ऑफ नेशंस ही तो बोल रहे हो, भारत का मार्ग खोजा गया है। समझ रहे हैं, शब्दों का सही चयन करिए। जैसे हिंदू कई भगवानों की पूजा नहीं करते, वो भगवान के कई रूपों की पूजा करते हैं। ये उनके धर्म की एक बहुत बड़ी महानता, ग्रेटनेस है। को भगवान को लिमिट में नहीं बांधते। हमारा भगवान किसी लिमिट में नहीं बन सकता है। तो इस रूप को जरा समझने की कोशिश करिए कि इन परिस्थितियों में उसने कहा जब धरती समुद्र से घिरी है तो एक प्रयास करते हैं। उसने बाकायदा सेलर्स, नाविकों के लिए स्कूल खोल रखे थे। एक आदमी को भेजा, यहां आ गया, वो था कोलंबस। जहां पहुंचा उस देश का नाम था बहामास। इसीलिए देखिए अमेरिका ने टिक करा के, तो कोलंबस अमेरिका महाद्वीप में पहुंचा और देश बहामास था। यूएसए मत टिक कर दीजिएगा, जो कॉन्टिनेंट था वो था अमेरिका, लेकिन देश बहामास था। अब जैसे आपको बड़ी भूख लगी हो और पता चले आप अपने घर में आए हो, खाना नहीं बना लेकिन किचन में सब चीजें मौजूद हैं, दाल भी मौजूद है, चावल भी मौजूद है, आप खाना बनाएं, गैस भी मौजूद है, स्टोव भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। तो आपको गुस्सा लग जाएगा, भाई 1 घंटे में इसमें देंगे समय, बना बनाया खाना होता तुरंत खा लेते। अब कोलंबस को इन इलाकों में बहुत फर्टाइल लैंड मिलने वाली है, लेकिन तुरंत जरूरत है मसाले की और मिली जमीन जो आगे काम आएगी। खैर वो तो बाद में एक घटना बदलने वाली है। अब 1497 में एक दूसरा व्यक्ति चला, उसके पास इस सिक्के के बराबर का एक टूल था। वो टूल चीन से लिए था और वो टूल था कंपास निडिल। बस उसको ये पता चल गया कि धरती गोल है और मुझे गोल गोल घूमना है, और बस वो गोल गोल घूमता रहा। यहां से नहीं गया है, नजदीक से गोल गोल घूम रहा है ना, और इसी गोल घूमने में यहां तक पहुंचा तो अचानक उसको एक भारतीय सिप दिखा। हम इंडियंस के सिप ऐसे होते थे ना, बड़ा सजा वजा के रखते थे, जैसे कि सरोवर में हंस चल रहा हो, ऐसे सजाया था। देख के उसकी बाँछें खिल गई कि अरे वाह, ये तो वो मिल गया जो मैं चाहता था। दौड़ते हुए तुरंत अपने सिप से वहां आया। अरे भाई साहब कौन हो? उसने कहा मेरा नाम अब्दुल मनीद है, मैं गुजरात का निवासी हूं और गुजरात भारत में है, हमको भी लिए चलो, पीछे पीछे लग जाओ। अब वो ऐसे चलेगा, देखिए ऐसे। आप कभी इसको चेक करिए, उसका पाथ क्या रहा। तो वास्को डी गामा का जो पाथ है
वो आधा रास्ता उसका बता रहा है, वो नहीं जानता था, आधा रास्ता उसका बता रहा है, अब वो जान गया है। नहीं, देखिए ऐसे गोल गोल भाग रहा है, अब वो चल रहा है ऐसे। वो आया केरल में, वहां के कालीकट के शासक को लोग जमोरिन कहते थे। कोई आपत्ति नहीं थी जमोरिन को वास्को डी गामा से, किस लिए आए हो? यूरोप से आया हूं, कुछ सामान लाया हूं, वो बेचूंगा। तो आप एक बार अपने अमीरों से कहते हैं, अमीर मतलब कमांडर्स, ऑफिशियल्स, धनी लोग देख लें। तो अच्छा लगा लोगों को, अच्छे अच्छे झूमर लाया था, शीशे के तमाम के ग्लास लाया था। आदमी कुछ तो उब जाता ही है पुराने वही पीतल के बर्तन देखते हुए, सोने चांदी के देखते हुए, और क्या रेट लगेगा। तो बेचने की कला थी उसके पास। उसने बताया, बताइए आप जैसे राजा आदमी के लिए रेट बताऊंगा मैं, आप जो इच्छा हो दे दीजिए। अब भारतीय पैसे से भरपूर प्रशंसा सुन रहा है, तो उसने फिर मुक्त हस्त, जितना उसको उम्मीद नहीं थी उससे भी ज्यादा उसको पे किया। फिर राजा ने पूछा, और किस लिए आए हो? 3 जहाज लेके आए हो? उन्होंने कहा, मसालों की बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ। तो कहता है, चले जाओ, यहाँ तो मसाले ही भरे पड़े हैं। वायनाड को आज भी स्पाइसेस गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं, वायनाड केरला, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं। ऐसे इडुक्की को भी कहते हैं स्पाइसेस गार्डन ऑफ इंडिया। जो मनाए ले लो, क्या दिक्कत है। अब ये तो वही है कि बरेली में जाके हम बांस खरीदें, पौने पौने दाम पे मिल जाएगा ना। किसी गन्ने के किसान के बगल से गुजरे और किसान से पूछे, भाई साहब गन्ना एक कितने का है? ऐसे तोड़ लो, चले जाओ। तो फिर औने पौने दाम पे 3 जहाज उसने भर लिए। फिर लौटा, और जब लौटा तो उसी मार्केट में जहां थोड़ा बहुत मसाला अरब वाले ले जाके पहुंचाते थे, मनचाही कीमत ले रहे थे। मान लेते हैं 100 रुपए मांग रहे थे किसी मसाले की, उसी को उसने 80 रुपए में बेचा। हाथों हाथ उसके 3 जहाज खाली हो गए। और जब उसने हिसाब लगाया, बस यहीं से हमारी गुलामी की राह खुली। उस दिन हिसाब वो न करता तो हम गुलाम न होते। मैंने जितना पैसा अपने 3 जहाजों पर इतनी लंबी यात्रा में खर्च किया, मुझे उसका 60 गुना मिला है। 60 टाइम्स एक यात्रा में। ऐसी 2 या 3 यात्राएं कर लो, बैठ के कई पीढ़ियां खिला सकते हो। फिर अगल बगल वालों को भी खबर मिली, अरे वो तो पैसे का, वही अली बाबा वाली कहानी हुई कि उसके हाथ इतना सोना है को तौल के रखता है। फिर सबके जहाज चलने लगे। अब सबके चलेंगे तो फिर कंपटीशन बढ़ेगा। भाई मोहल्ले में एक दुकान होगी तो लोग खरीदेंगे, दुकान ही दुकान है तो फिर दिक्कत फंस जाएगी, तो शेयर बटेगा। लेकिन इन लोगों को ये रूट पता चल गया, अभी व्यापार करेंगे। थोड़े समय बाद इनको यहां के राजा भी पता चल गए, ये तो बड़े नालायक हैं। अब राजनीति में दखल देंगे तो गुलाम बनेगा। लेकिन जब ये लोग इस रूट को बार बार देखेंगे तो भूत इनकी निगाह में अब नहीं आएंगे। अंधेरे में जैसे भूत आ जाता है ना, जिस कमरे में लाइट जलते हैं समय दिन में नहीं रहता है, वो समुद्र उनके लिए खेल बन गया। यहां जब इनका जहाज डूबने लगा, घोड़े लेकर आ रहे थे, तो फिर बार बार वही होता था। अरे यार कुछ चक्कर है इस क्षेत्र में। तो पता चला ऊपर से हवा दबाव बनाती है, हॉर्स लेटीट्यूड। अच्छा, साइंस भी खोज लिया। और जाड़े में जब ऐसे बढ़ रहे थे तो ये पालस ने बहुत पहले बता दिया था कि दिक्कत होगी, तो गर्मी में भारत की ओर बढ़ो, हवाएं मानसून की अंदर आ रही हैं, और जाड़े में सब खरीद के भारत से चलो, हवाएं तुम्हारे जहाजों का बेड़ा पार लगा देगी। तो ज्योग्राफी भी बदल रही है, इकोनॉमी बदल रही है, साइंस भी बदल रही है। लेकिन जो पैसा लेकर दुनिया भर से अनुभव लेकर आया है, अब उसके पास बहुत पैसा है, उसका बेटा अब जहाज में किताबें पढ़ रहा है, वो राजा से बात करेगा। कहां इन सामंतों को, अय्यास
नाकाबिल नाकारा लोगों को दाएं बाएं रखते हो। तो राजा कहेगा पसंद तो मैं भी नहीं करता हूं, ये सब नालायक दबाव डालते हैं, तो हटाओ, लात मारो इनको। सेना तो यही देते हैं ना, अगर हम टैक्स दे दें और सेना रिक्रूट कर लो, इनके सड़े गले लड़कों से अच्छा जिसका मन हो उसको तुम रखो सेना में। टैक्स दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं। और जो ये अगल बगल हमारे रहते हैं, हमारी भुजाएं बने हैं, इस बेवकूफ से 100 गुना बेहतर अगर मैं तुम्हें अपना बेटा दे दूं तो दुनिया भर का ज्ञान है, बात कर लो। अच्छा भेजना। मैकियावेली, कौन था वो? मैकियावेली, यूरोप का चाणक्य। तब उसने इंग्लैंड के राजा से कहा ये कभी नहीं चाहेंगे, 200 नाइट्स थे वहां, आधे अपने झंडे पे रेड रोज लगाते थे और आधे व्हाइट रोज। जब लड़ जाते थे एकदम कुत्तों की तरह, इसको एक इतिहासकार लाल बहादुर वर्मा जी कुकुर हाव कहते हैं, कुत्तों का युद्ध। मालूम नहीं किस लिए लड़े, लड़े ही पड़े हैं बस। तो इसको यूरोप के इतिहास में क्या बोलते हैं, नाम सुना है? वार ऑफ रोजेस, गुलाबों का युद्ध, सुना होगा। तो इनको किक मारो, हमारे बेटे को मंत्री बनाओ, ऑफिसर बनाओ, सेना में रखो, क्लर्क बनाओ और हमसे टैक्स लो। तो यूरोप की पॉलिटी भी बदल गई, यूरोप की सोसाइटी ही बदल गई। एक व्यापारी के पास बहुत धन था, आप शहर भी आ रहे थे, तो उसके चारों बेटे थोड़ी यात्रा करेंगे, एक बैठकर लाइब्रेरी में पढ़ेगा, वो विलियम शेक्सपियर बनेगा। एक गार्डन में सेब को गिरते देखेगा, सेब, वो अभी भी सेब का पेड़ सुरक्षित है, ध्यान रखिएगा, वो साइंटिस्ट बनेगा, न्यूटन बनेगा। एक बिजली का आविष्कार कर लेगा, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन बनेगा। यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है जो यूरोप को हमसे आगे लेके चली गई। हम लोगों ने भी आविष्कार किया, हम शनि की दशा बदल सकते थे, हम छुआछूत कैसे होती और कैसे नहीं होती है बता सकते थे, जरूरत पड़ने पे 8 साल की लड़की की विधवा होने पर उसको अगले 80 साल तक विधवा जीवन जीने को बाध्य कर सकते थे, 30 साल की स्त्री के विधवा होने पर उसको चिता पे फ्राई कर सकते थे। हम भी कर रहे थे, अब वो भी कर रहे थे। अंतर देख लीजिए दोनों का। ये सारे परिवर्तन कहां से हुए? एक आदमी बस एक कंपास नीडल लेके आया था, सब बदल गया। ठीक यहीं से इकोनॉमिक्स के जन्म की शुरुआत होगी। आप कहें सर इससे इकोनॉमिक्स के जन्म का क्या रिश्ता है? तो आज उसकी भूमिका कल यही बताना है कि इतनी बात आपने कर दी थी, इसके आगे बताइए। अब एक बात तो तय रही, अगर किसी को भी इसमें से पता चल जाए फला जगह 150 क्वेश्चन पीसीएस प्री के मिल रहे हैं, तो जाएगा चुपचाप लेके चला आएगा, किसी को नहीं बताएगा। अब फला जगह से इतना धन मिल रहा है तो पुर्तगाल वाले कहेंगे हम ही लेंगे बस, दूसरा कोई दिख गया तो उसके जहाज को में ध्वस्त कर देंगे, और करते थे। लेकिन इंग्लैंड वाले ने और मजबूत जहाज बना लिया, और होड़ सबकी एक ही थी, बस हम करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो अगर सभी दुकानदार बन जाओगे तो खरीदेगा कौन? अभी एडम स्मिथ का जन्म होने वाला है, वो बताएगा सुनो धरती में बहुत संभावनाएं हैं, ये क्या लड़ते हो, नए नए क्षेत्र चुनो, अलग अलग तरीके की चीजें ले जाओ, अलग अलग तरीके की चीजें वहां से ले आओ, और वही एक दूसरे से बिना झगड़े पूरे यूरोप में फैला दो। इसी को बोलेंगे लेसेज फेयर, मुक्त व्यापार। न तुम इनके लिए बंधन करो, न ये तुम्हारे लिए बंधन करेंगे। अब इसी से हम लोग कल की क्लास शुरू करेंगे। आज कुछ नहीं पढ़ाया आपने, बस पढ़ने का तरीका समझा है, इतना ध्यान देना है। तैयार करिए।